ढोलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में दो जिगरी यार रहते थे, आयराम और गयाराम। दोनों की दोस्ती फेविकोल के जोर से भी पक्की थी, लेकिन उनकी अक्ल और किस्मत में मेड इन चाइना वाली वारती थी। आयराम का मानना था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा विशनरी दूरदर्शी है, जबकि उसे दूर का चश्मा लगा हुआ था। दूसरी तरफ गयाराम था, जिसका जीवन का एकमात्र सिद्धांत था, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है प्यारे, अभी तो पड़े हैं बरसों। एक सुहावनी सुबह जब सूरज भी बादलों के पीछे मुंह छिपाकर हंस रहा था, आयराम दौड़ता हुआ गयाराम के घर पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना मुरझाया हुआ कागज का टुकड़ा था। गयाराम, उठ जा मेरे भाई, अब हमारी गरीबी के दिन गए, आयराम ने गयाराम को हिलाते हुए कहा, जो खटिया पर कुंभकर्ण के स्टाइल में सो रहा था। गयाराम ने एक आंख खोली। क्यों? क्या सरकार ने आलसियों के लिए पेंशन शुरू कर दी है? अरे नहीं मूर्ख, आयराम ने वो कागज लहराया। ये देखो, यह एक प्राचीन नक्शा है जो मुझे समोसे की दुकान पर रद्दी में मिला। इसमें खजाने का रास्ता है। लिखा है कि जो उल्लू की पहाड़ी पर जाएगा उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान और सोना मिलेगा। गयाराम ने जम्हाई ली। भाई, समोसे वाली चटनी तो पोंछ ले पहले नक्शे से। और वो उल्लू की पहाड़ी है, नाम से ही लग रहा है कि वहां जाने वाला क्या बनेगा। लेकिन आयराम के मोटिवेशनल भाषण के आगे गयाराम की एक न चली। आयराम ने कहा, रिस्क है तो इश्क है, हम आज ही निकलेंगे। सफर की तैयारी शुरू हुई। आयराम ने तैयारी के नाम पर एक रस्सी, एक टॉर्च और एक बड़ा सा खाली बोरा सोना भरने के लिए लिया। गयाराम ने अपनी तैयारी में 2 पैकेट बिस्कुट, एक तकिया और मच्छर मारने वाला रैकेट रख लिया। आयराम चिल्लाया, अबे जंगल में मच्छर मारने वाले रैकेट का क्या काम? गयाराम ने शांति से जवाब दिया, देख भाई, शेर आए तो तू संभाल लेना, लेकिन मच्छर आए तो भाई तेरा ही काम आएगा। डिवीजन ऑफ लेबर काम का बंटवारा कहते हैं इसे। दोनों निकल पड़े। गांव की सीमा पार करते ही सामने एक दोराहा आया। एक रास्ते पर बोर्ड लगा था, सफलता का कठिन मार्ग, और दूसरे पर लिखा था, शॉर्टकट पर जोखिम है। आयराम ने तुरंत शॉर्टकट की तरफ इशारा किया। स्मार्ट वर्क ब्रो, हम मॉडर्न लोग हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। जैसे ही वे शॉर्टकट वाले रास्ते पर आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी नदी दिखाई दी। नदी के ऊपर पुल नहीं था, बस एक रस्सी लटकी हुई थी और नीचे मगरमच्छ धूप सेक रहे थे। आयराम ने अपनी छाती चौड़ी की। घबरा मत गयाराम, फिल्मों में हीरो ऐसे ही रस्सी पकड़कर पार करते हैं, पहले मैं जाता हूँ। आयराम ने रस्सी पकड़ी और टार्जन की तरह झूला, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसने सुबह नाश्ते में 6 पराठे खाए थे। रस्सी बीच रास्ते में ही चूं चूं करने लगी। नीचे से एक मगरमच्छ ने मुंह ऊपर किया, मानो कह रहा हो, आजा बेटा, लंच का टाइम हो गया है। आयराम हवा में लटका हुआ चिल्लाया, गयाराम कुछ कर, कोई जुगाड़ लगा। गयाराम ने अपना झोला खोला और चिल्लाया, रुक मित्र, मैं अभी बिस्कुट फेंकता हूँ, मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए। गयाराम ने पालेजी का पैकेट खोला और नीचे फेंका। मगरमच्छ ने बिस्कुट को सूंघा और मुंह फेर लिया। गयाराम ने माथा पीट लिया, धत तेरे की, ये मगरमच्छ भी शुगर फ्री डाइट पर है क्या? अब आयराम बीच में लटका था, रस्सी टूटने वाली थी और नीचे मगरमच्छ अपने दांत कुरेद रहा था। तभी एक जोर की आवाज आई, चटाक, रस्सी ने अपना इस्तीफा दे दिया। आयराम जय माता दी चिल्लाते हुए नीचे गिरा। गयाराम ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, लेकिन उंगलियों के बीच से झांकना नहीं भूला। नीचे से धपा और फिर छपाक की आवाज आई। गयाराम ने डरते डरते नीचे देखा और चिल्लाया, भाई, क्या मैं अब तेरे हिस्से की वसीयत और वो बचे हुए समोसे अपने नाम कर लूं? तभी नीचे से आयराम की खींचती हुई आवाज आई, चुप कर मनहूस, नीचे आ जा, पानी सिर्फ घुटने तक गहरा है। गयाराम ने अपनी लुंगी संभाली और बड़ी सावधानी से नीचे उतरा। वहां जाकर देखा तो आयराम कीचड़ में सना हुआ खड़ा था, और जिसे वो मगरमच्छ समझ रहे थे, वह दरअसल ट्रैक्टर का एक पुराना काला टायर था जो कीचड़ में आधा धंसा हुआ था। गयाराम अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वाह रे मेरे विशनरी, तुझे टायर और मगरमच्छ में फर्क नहीं दिखा। इसे कहते हैं डर के मारे मोतियाबिंद हो जाना। आयराम ने अपनी शर्त निचोड़ते हुए
अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। अरे वो तो मैंने जानबूझकर छलांग लगाई थी। मैं चेक कर रहा था कि गहराई कितनी है। इससे डेप्थ एनालिसिस कहते हैं। तू नहीं समझेगा, चल आगे बढ़। कीचड़ से लथपथ होकर दोनों आगे बढ़े और भुलक कर जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल घना था और हर पेड़ एक जैसा दिख रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक पेड़ पर एक और बोर्ड टंगा मिला जिस पर लिखा था, यहाँ से आगे जाने का रास्ता केवल वो ढूंढ सकता है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं बल्कि दिल का इस्तेमाल करेगा। आयराम ने अपना सीना चौड़ा किया। देख रहा है, ये इंस्ट्रक्शन मेरे लिए है। मैं हमेशा दिल की सुनता हूँ। गयाराम ने अपना मच्छर वाला रैकेट घुमाया। भाई, दिल तो ब्लड पंप करता है। रास्ता ढूंढने के लिए तो गूगल मैप्स या किसी पान वाले की जरूरत होती है, पर यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है। आयराम ने नक्शा, जिस पर अब समोसे की चटनी और कीचड़ दोनों लगे थे, खोला और बोला, नक्शे के हिसाब से हमें उत्तर दिशा में जाना है। सूरज कहाँ है? गयाराम ने ऊपर देखा, बादलों के पीछे है। अब क्या करें? आयराम ने अपनी साइंटिफिक बुद्धि लगाई। देख गयाराम, काइट मॉस हमेशा पेड़ों की उत्तर दिशा में जमती है। वो एक पेड़ के पास गया और हरे रंग की चीज को उंगली से छूकर चखा। थू थू, ये तो पान की पीक है। किसी ने यहाँ पान थूक रखा है। आयराम ने मुंह बनाते हुए कहा। गयाराम हंसते हंसते लोटपोट हो गया। भाई, जंगल में पान की पीक से दिशा पता करने वाला तू दुनिया का पहला कोलंबस है। मान जा, हम खो गए हैं। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों सहम गए। आयराम ने टॉर्च तान ली और गयाराम ने अपना तकिया हथियार के तौर पर उठा लिया। झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी जमीन तक लंबी थी, लेकिन उसने नाइकी के जूते पहन रखे थे और कान में हेडफोन लगा था। आयराम ने सोचा ये कोई तपस्वी है। उसने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। हे महात्मा, क्या आप ही इस जंगल के रक्षक हैं जो हमें उल्लू की पहाड़ी का मार्ग दिखाएंगे? बूढ़े ने अपना हेडफोन हटाया और बोला, काहे का महात्मा बे? मैं तो यहाँ नेटवर्क पकड़ने आया हूँ। गांव में जियो का टावर काम नहीं करता, बस इसी पेड़ के नीचे 4G आता है। तुम दोनों यहाँ होली खेलकर क्यों आए हो? कीचड़ में सने हुए हो। आयराम थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर अड़ गया। बाबा, हम खजाने की खोज में हैं। उल्लू की पहाड़ी कहाँ है? बूढ़े ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। उल्लू की पहाड़ी? बेटा, रास्ता तो मैं बता दूं, लेकिन वहां जाने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। ये जंगल का नियम है। गयाराम ने फुसफुसाते हुए कहा। भाई, निकल ले। ये पक्का कोई फ्रॉड बाबा है। अभी कहेगा कि कृपा रुकी हुई है, हरी चटनी खाओ। लेकिन आयराम ने जोश में आकर कहा, पूछिए पहेली, हम तैयार हैं। बूढ़े ने खैनी रगड़ते हुए पूछा, ध्यान से सुनना। वह क्या चीज है जो तुम्हारे पास है? तुम उसे देख सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते, और अगर वो चली गई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। आयराम ने गहरी सोच में डूबते हुए बड़बड़ाया, आत्मा, सम्मान या फिर मेरा टैलेंट। गयाराम ने धीरे से आयराम के कान में कहा, भाई, मुझे लग रहा है ये तेरी धोती की बात कर रहा है, क्योंकि अगर वो खुल गई तो सच में तू कहीं का नहीं रहेगा। आयराम ने गयाराम को कोहनी मारी और बूढ़े से कहा, बाबा, क्या इसका उत्तर समय है? बूढ़े ने ठहाका लगाया, गलत। इसका उत्तर है मौका। और बेटा, भागने का मौका तुमने गंवा दिया है, क्योंकि तभी एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। जंगल के पेड़ों के ऊपर से बहुत सारे बंदरों की एक सेना ने उन्हें घेर लिया। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन बंदरों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि सड़े हुए टमाटर थे। आक्रमण। बंदरों के सरदार ने सीटी जैसी आवाज निकाली और टमाटरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। एक सड़ा हुआ पिलपिला टमाटर सीधा आयराम के माथे पर लगा और फूट गया। लाल रस उसकी नाक से टपकने लगा। आयराम चिल्लाया, रुको, हम शांतिदूत हैं। हम अहिंसा और गांधीगिरी में विश्वास रखते हैं। जवाब में 4 और टमाटर उसके थोबड़े पर ठा 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 करके पड़े। गयाराम ने तुरंत अपना मच्छर वाला रैकेट निकाला और तलवार की तरह हवा में लहराया। तू बातचीत कर, मैं सर्जिकल स्ट्राइक करता हूँ। जैसे ही एक टमाटर रैकेट के तारों से टकराया, चट चट चिटाक, लेकिन टमाटर जलने की जगह पिचक कर सीधा गयाराम की आंख पर आ गिरा।
गयाराम थूकते हुए चिल्लाया, अबे भाग आयराम, ये रैकेट मच्छर मारता है, टोमेटो केचप बनाने की मशीन नहीं है, इनकी सप्लाई अनलिमिटेड है। दोनों ने सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा दी। पीछे बंदरों की फौज फूक फूक करती हुई और टमाटर बरसाती हुई आ रही थी। वो नाइकी वाला बूढ़ा पेड़ के नीचे से हंसते हुए चिल्लाया, दौड़ो बेटा दौड़ो, कार्डियो हो जाएगा, जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भागते भागते आयराम का पैर एक केले के छिलके, जो शायद बंदरों ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह पर फिजिक्स का नियम लगाकर रखा था, पर पड़ा। आयराम फिसला और उसने बैलेंस बनाने के लिए गयाराम की लुंगी पकड़ ली। नतीजा, दोनों एक साथ लुढ़कते हुए एक ढलान से नीचे गिरे। धड़ाम 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 गिरते पड़ते लुढ़कते हुए वे झाड़ियों को तोड़ते हुए अंत में एक गुफा के मुहाने पर जाकर रुके। अब उनका हुलिया देखने लायक था। कीचड़ का बेस कोट, उस पर सड़े टमाटरों की लाल टॉपिंग और सजावट के लिए सिर पर अटके हुए सूखे पत्ते। वे दोनों इंसान कम और वेजिटेबल पिज्जा ज्यादा लग रहे थे। आयराम ने हांफते हुए अपनी कमर सहलाई और ऊपर देखा। गुफा के ऊपर पत्थरों पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, उल्लू की पहाड़ी मुख्य द्वार, कृपया अपनी अक्ल बाहर रखकर आए। बच गए। आयराम ने राहत की सांस ली और एक नाटकीय पोज दिया। देखो गयाराम, मैंने कहा था ना, मेरा विजन सही था, मंजिल खुद हमें अपनी ओर खींच लाई है। गयाराम ने अपनी बनियान से टमाटर का गूदा पोंछा। भाई, मंजिल ने खींचा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और केले के छिलके ने पटका है। और बोर्ड पर लिखा है, अपनी अक्ल बाहर रख कर आए। तेरे लिए तो ये नियम लागू ही नहीं होता, तू तो अक्ल घर ही भूल लाया है। जैसे ही वे गुफा के अंदर घुसने के लिए आगे बढ़े, एक भारी भरकम लोहे का गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। गेट पर एक पुराना सा टैबलेट लगा था और पास में एक कैमरा। टैबलेट की स्क्रीन जली और उस पर एक एनिमेटेड तोते पैरट का चेहरा आया। तोता कड़क आवाज में बोला, टेटे ठहरो मुसाफिरों, ये ऑटोमेटिक गेट है, अंदर जाने के लिए बायोमेट्रिक नहीं, इडियोटिक स्कैन जरूरी है। एक ऐसे सवाल का जवाब दो जो साबित करे कि तुम अंदर जाने के लायक हो। आयराम ने सीना तान लिया। पूछो पक्षी राज, मैं ज्ञानी हूँ। तोते ने सिर टेढ़ा किया और पूछा, वो क्या है जो सुबह 4 टांगों पर चलता है, दोपहर में 2 टांगों पर और शाम को 3 टांगों पर? लेकिन अगर वो आयराम है तो वो कितनी टांगों पर चलेगा? आयराम ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, ये तो स्फिंक्स की पहेली है, इसका उत्तर मनुष्य है। लेकिन अगर वो मैं हूँ तो? उसने बहुत दिमाग लगाया। तो मैं 2 टांगों पर ही चलूंगा, शान से। तोता जोर से हंसा। गलत, अगर तुम आयराम हो तो तुम 4 टांगों पर चलोगे, क्योंकि अभी तुम कीचड़ में रेंगते हुए आए हो। रिजेक्टेड। गेट नहीं खुला। आयराम का मुंह लटक गया। उसने गयाराम की तरफ देखा। भाई, इज्जत का सवाल है, कुछ कर। गयाराम कैमरे के पास गया। वह थका हुआ था, उसे भूख लगी थी और वह टमाटर की चटनी में सना हुआ था। उसने तोते से कहा, देख भाई तोते, पहेली वहेली छोड़, मेरे पास बिस्कुट का आधा पैकेट बचा है, वो तुझे दे दूंगा। और अगर गेट नहीं खोला तो मेरे पास अभी भी वो मच्छर मारने वाला रैकेट है। तू डिसाइड कर ले, तुझे स्नैक्स चाहिए या शौक। तोते की आंखें फटी की फटी रह गईं। मशीन ने कुछ देर प्रोसेसिंग की आवाज की, फिर आवाज आए, रिश्वत और धमकी। वाह, तुम तो पक्के इंसान लगते हो, और बिस्कुट का ऑफर अच्छा है। गेट खोल दिया जाए। खड़ खड़ खड़। गेट धीरे धीरे खुल गया। आयराम ने गयाराम को घूर कर देखा। ये क्या था? तूने ज्ञान के मंदिर में रिश्वत दी। गयाराम ने कंधे उचकाए। भाई, इससे व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। दुनिया लॉजिक से नहीं, सेटिंग से चलती है। चल अंदर, बिस्कुट देने से पहले भाग चलते हैं। वे अंदर घुसे, लेकिन अंदर अंधेरा नहीं था। वहाँ डिस्को लाइटें जल रही थी और सामने खजाने का संदूक नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा स्टेज बना हुआ था जिस पर लिखा था, ढोलकपुर गॉट टैलेंट ऑडिशन आज ही। स्टेज के बीच में एक मोटा सा मेढक, जिसने कोट पैंट पहन रखा था, माइक लेकर खड़ा था। मेढक ने उन्हें देखते ही माइक पर बोला, टटर टटर। वाह, हमारे अगले प्रतियोगी आ गए हैं, द टोमेटो ब्रदर्स।
चलिए हमें अपना टैलेंट दिखाए। अगर जजों को हंसी आई तो खजाने की चाबी मिलेगी, और अगर नहीं आए तो नीचे मगरमच्छों वाला जो पूल है वो आपका इंतजार कर रहा है। आयराम और गयाराम ने एक दूसरे को देखा। आयराम, गयाराम, मुझे नाचना नहीं आता। गयाराम, तो फिर तैरना याद कर ले क्योंकि नीचे पूल है। आयराम के पैरों तले जमीन नहीं थी, लेकिन कांप वो पूरे रहे थे। मेढक ने फिर से माइक संभाला तो देवियों और सज्जनों और कोने में बैठे हुए भूखे मगरमच्छों, स्वागत कीजिए हमारे जजों का। सामने 3 कुर्सियां घूमी। जज नंबर 1 श्रीमती उल्लू देवी, जिनकी गर्दन 360 डिग्री घूम रही थी और आंखों में ऐसा चश्मा था जो एक्सरे मशीन जैसा लग रहा था। जज नंबर 2 हसमुख लकड़बग्घा हाइना, जो बिना किसी बात के ही खी 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 करके हंस रहा था। जज नंबर 3 कुंभकर्ण कछुआ, जो अभी तक अपनी कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश ही कर रहा था। मेढक बोला, समय शुरू होता है अब। आयराम ने घबराहट में गयाराम के कान में कहा, भाई मुझे बस स्कूल की प्रार्थना आती है, वो भी आधी। क्या करूं? गयाराम ने दांत पीसते हुए कहा, जो करना है जल्दी कर। वो मगरमच्छ नीचे से नैपकिन लगाकर हमारा इंतजार कर रहे हैं। तू बस चिल्ला, मैं बीट बीट देता हूँ। आयराम ने आंखें बंद की और अपने अंदर के गायक को, जो शायद कोमा में था, जगाया। उसने आलाप लिया, आ मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? आ यह आवाज इतनी बेसुरी थी कि उल्लू देवी का चश्मा चटक गया। तभी गयाराम ने संगीत देने के लिए अपने पेट को तबले की तरह बजाना शुरू किया, धप धप धप। लेकिन रिदम बनाने के चक्कर में गयाराम का हाथ फिसला और उसने गलती से मच्छर मारने वाला रैकेट ऑन कर दिया। जैसे ही रैकेट आयराम के पीछे टच हुआ, चटाक, आयराम सुर में चिल्लाया, हुई। यह आवाज इतनी ऊंची और तीखी थी कि लगा जैसे किसी ने माइक निगल लिया हो। लकड़बग्घा हाइना खुशी से पागल हो गया। उसे लगा ये कोई नया रॉक म्यूजिक है। वो जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा। गयाराम समझ गया कि यही ट्रिक काम कर रही है। उसने अब जानबूझकर रैकेट आयराम के करीब ले जाना शुरू किया। आयराम, सारे जहां से अच्छा। चटाक, ओ तेरी तो चटाक, मम्मी बचाओ। आयराम अब मंच पर बिजली के झटके खाकर ऐसा डांस कर रहा था जैसा माइकल जैक्सन और एक शराबी नागिन के बीच का मिक्स हो। वो कभी जमीन पर गिरता, कभी हवा में उछलता। श्रीमती उल्लू देवी ने ताली बजाए, अद्भुत। क्या दर्द है आवाज में, क्या तड़प है डांस में। इसे कहते हैं कंटेम्पररी आर्ट। कछुआ जज ने अब जाकर अपनी गर्दन उठाए और बोला, शुरुआत अच्छी है। जब तक उसका वाक्य पूरा हुआ, परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। मेढक होस्ट चिल्लाया, अविश्वसनीय। जजों का फैसला आ गया है। आपको मिलते हैं पूरे 10 में से 11 नंबर। 1 नंबर लकड़बग्घे ने अपनी हंसी के बदले एक्स्ट्रा दिया है। स्टेज के ऊपर से एक सोने की पेटी बॉक्स नीचे उतरी। ये लीजिए आपका खजाना, मेढक ने कहा। आयराम और गयाराम ने राहत की सांस ली। उनके बाल खड़े थे बिजली के झटके से और शरीर से धुआं निकल रहा था। आयराम ने कांपते हाथों से पेटी खोली। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे। अंदर एक बड़ा सा आईना मिरर रखा था और एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, असली खजाना खुद को पहचानना है। अपनी शक्ल देखो और सोचो, क्या तुम सच में इतने बड़े उल्लू हो जो यहाँ तक आ गए। आयराम और गयाराम ने आईने में अपनी शक्ल देखी, टमाटर की चटनी, कीचड़ और जले हुए बाल। वे सच में जोकर लग रहे थे। आयराम निराश होकर बोला, बस इतनी मेहनत, इतने झटके, सिर्फ ये जानने के लिए कि हम बदसूरत हैं। ये तो मुझे मेरी पड़ोसन भी रोज बताती है। गयाराम ने आईने को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। रुक भाई, ये साधारण आईना नहीं है। देख, इसके कोने में एक छोटा सा बटन है। गयाराम ने बटन दबाया, क्लिक। आईना अपनी जगह से खिसक गया और पेटी के नीचे एक गुप्त दरवाजा, सीक्रेट ट्रैपडोर, खुल गया। उस अंधेरे छेद से एक ठंडी हवा और पिज्जा की खुशबू आ रही थी। गयाराम की नाक फड़कने लगी। भाई, खजाना हो ना हो, नीचे चीज बर्स्ट पिज्जा जरूर है। मेरे पेट ने सिग्नल दे दिया है। आयराम ने अपनी कमर सीधी की, जो झटकों से टेढ़ी हो गई थी, लेकिन यह एक और जाल भी तो हो सकता है।
तभी पीछे से मेढक बोला, जल्दी फैसला करो, अगला प्रतियोगी रामू काका का नाचने वाला भालू स्टेज पर आने वाला है और उसे भीड़ पसंद नहीं है। गयाराम ने आयराम का हाथ पकड़ा, भाई भालू से पिटने से अच्छा है पिज्जा खाते हुए मरे, जय बजरंग बली। और दोनों उस गुप्त दरवाजे में कूद गए। वे एक लंबी स्लाइड फिसलपट्टी से नीचे फिसले, सड़क और अंत में एक बहुत ही अजीब जगह पर जा गिरे। यह कोई गुफा नहीं थी, यह एक हाईटेक कंट्रोल रूम था। दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी थी और बीच वाली कुर्सी पर एक छोटा सा आदमी बैठा था जो देखने में बिल्कुल आयराम जैसा दिख रहा था। नहीं, वह आयराम का हमशक्ल था, बस उसने लैब कोट पहन रखा था। वो हमशक्ल कुर्सी से घूमा और बोला, स्वागत है सब्जेक्ट नंबर 420। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मच्छर वाले रैकेट के सहारे यहाँ तक पहुँच जाओगे। आयराम और गयाराम का मुंह खुला का खुला रह गया। आयराम चिल्लाया, ये क्या है और तू मेरी शक्ल लगाकर यहाँ क्या कर रहा है? कॉपीराइट का केस कर दूंगा तुझ पर। लैब कोट वाले उस हमशक्ल ने अपनी कुर्सी घुमाई और जोर से हंसा, हा हा हा। घबराओ मत, मैं कोई तुम्हारा जुड़वा भाई नहीं हूँ, ये तो बस एक होलोग्राम 3D प्रोजेक्शन है। असल में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड बेवकूफी का डायरेक्टर हूँ। उसने एक बटन दबाया और उसका चेहरा बदलकर एक आम आदमी जैसा हो गया। बधाई हो, डायरेक्टर ने ताली बजाते हुए कहा। ये पूरा जंगल, वो बंदर, वो मेढक और वो कीचड़, ये सब एक रियलिटी शो का हिस्सा था जिसका नाम है कौन बनेगा महामूर्ख। और तुम दोनों ने फाइनल राउंड जीत लिया है। आयराम को झटका लगा, क्या यानी मेरा विजन, मेरा संघर्ष, मेरी लीडरशिप सब एक नाटक था? डायरेक्टर ने सिर हिलाया, हाँ, हमने पूरे देश में 50 जगह ऐसे नक्शे फेंके थे, लेकिन सिर्फ तुम दोनों ही थे जो समोसे की चटनी लगे नक्शे को मानकर यहाँ तक चले आए। बाकी लोगों ने नक्शे से हाथ पोंछकर फेंक दिया था। गयाराम ने बीच में टोका, सर वो सब छोड़िए, वो पिज्जा की खुशबू सच थी या वो भी कोई 4G नेटवर्क का कमाल था? डायरेक्टर हंसा, पिज्जा असली है, वो तुम्हारा 7वां पुरस्कार है और आयराम तुम्हारे लिए यह। डायरेक्टर ने एक चमचमाती हुई सुनहरी किताब आयराम की तरफ बढ़ाई। उस पर लिखा था, ब्रह्मांड का अंतिम सत्य। आयराम की आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार दुनिया मुझे पागल कहती थी, लेकिन आज मेरे हाथ में ब्रह्मांड का सत्य है। उसने कांपते हाथों से किताब पकड़ी। डायरेक्टर ने कहा, अब तुम दोनों को घर वापस भेजने का समय आ गया है, हमारी इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करें। उसने एक लाल बटन दबाया। अचानक आयराम और गयाराम के पैरों के नीचे की जमीन खुल गई। अरे रुकिए, पिज्जा तो लेने दो, गयाराम चिल्लाया। डायरेक्टर ने हवा में पिज्जा का डिब्बा उछाला, जिसे गयाराम ने कैच लपक लिया। वे दोनों एक लंबी सुरंग से फिसलते हुए सीधा अपने गांव ढोलकपुर के उसी तालाब में गिरे जहां भैंसें नहाती थीं। छपाक, भैंसें डरकर भाग गईं। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। आयराम और गयाराम गीले होकर तालाब के किनारे बैठे थे। गयाराम के हाथ में पिज्जा का डिब्बा था जो सौभाग्य से वाटरप्रूफ निकला और आयराम के हाथ में वो सुनहरी किताब। आयराम ने गहरी सांस ली। गयाराम, हम वापस आ गए, लेकिन हम खाली हाथ नहीं आए, मेरे पास ज्ञान है। गयाराम ने पिज्जा का एक स्लाइस मुंह में भरा, और मेरे पास एक्स्ट्रा चीज है। खोल भाई, देख उस किताब में क्या लिखा है। लॉटरी का नंबर है क्या? आयराम ने बड़े सम्मान के साथ किताब का पहला पन्ना खोला। पूरी किताब खाली थी, सिवाय बीच वाले पन्ने के। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुफ्त के माल और शॉर्टकट के चक्कर में जो भागता है वो अंत में भैंस के तालाब में ही गिरता है। असली खजाना मेहनत है, नक्शा नहीं। अब घर जाओ और नहा लो, बहुत बदबू आ रही है। आयराम ने सन्नाटे में किताब को घूरा। गयाराम ने आयराम के कंधे पर हाथ रखा। भाई, दिल छोटा मत कर, बात तो सही लिखी है, और देख, कम से कम हमें ये सीख मुफ्त में मिली, और ये पिज्जा भी। आयराम ने किताब बंद की और मुस्कुराया। तू सही कह रहा है मित्र, आज मैंने सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर नक्शा खजाने का नहीं होता।
फिर उसने गयाराम की तरफ देखा। वैसे पिज्जा में एक स्लाइस मेरे लिए बचा है, या वो भी टैक्स में कट गया। गयाराम ने खाली डिब्बा दिखाया। भाई, आज करे सो काल कर वाला नियम खाने पर लागू नहीं होता। वो तो गया। आयराम ने गयाराम को दौड़ा लिया और दोनों हंसते हुए गांव की पगडंडी पर भागने लगे। उनकी दोस्ती आज भी वही थी, बस अब वे थोड़े ज्यादा समझदार शायद हो गए थे। कहानी की सीख: जीवन में सफलता का शॉर्टकट ढूंढने से बेहतर है कि सही रास्ते पर चलें, क्योंकि शॉर्टकट अक्सर कीचड़, मेढक और सड़े टमाटरों से होकर गुजरता है और अंत में आपको वापस भैंस के तबेले में ही पटक देता है। मेहनत करो, शॉर्टकट नहीं।